ठीक है। आइए देखते हैं आगे का टॉपिक जो अपना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सकवेशन का टॉपिक अपने पढ़ा है, डेमोलेशन के बारे में भी आपने पढ़ा, डेमोलेशन क्या है, उसके खतरे क्या है। अब आज की चर्चा ये है कि सर डेमोलेशन का काम जब हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या बचाव लिए जाने चाहिए या लिए जा सकते हैं ताकि हम डेमोलेशन का काम भी करें और अपने आप को प्लस जहां पर जो लोग काम कर रहे हैं मौजूद हैं उन्हें एनवायरमेंट और प्रॉपर्टी सबको हम सेव कर पाए। क्योंकि डेमोलेशन में भाई हम बिल्डिंग्स को तोड़ते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। जैसे मान ली बिल्डिंग को तोड़े, पता नहीं चला कि हजार आप पड़ चुके हो, पता चला बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग जिधर चाहे जिधर गिराना चाह रहे उधर न गिर के दूसरी तरफ गिर गई, चाहे इधर गिरी ऐसी बिल्डिंग कि आसपास की बिल्डिंग तक को गिरा डाला, तो वो कुछ खतरे थे जिसके बारे में आपने चर्चा करी, पढ़ाई करी। आगे आज हम लोग देखेंगे कि क्या बचाव है जो लिया जा सकता है, यानी क्या तरीका हम अपनाएंगे कि जो खतरा ये इतना दिख रहा है डेमोलिशन का काम करते वक्त, इतने जो खतरे दिख रहे हैं उससे क्या हम बचाव ले सकते हैं, इसी के बारे में पूरी चर्चा आज की है ये रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, और साथ ही बगल में यहाँ पर एक बंदा जो है पानी का स्प्रे कर रहा है। कारण क्या है? ताकि धूल जो है उसको कम किया जा सके, डेमोलिशन के दौरान धूल ना उड़े। चलिए कुछ और इमेजेस है। ये क्या है भाई? ये ब्रेकर मशीन है जो डेमोलिशन वगैरह के काम में आती है, ब्लॉक्स को या हैवी पत्थर वगैरह जो है इनको तोड़ने के काम में आता है। ये आप देख ही रहे हो। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात समझिएगा भाई, जब आप काम करते हैं तो आपको इतना पता होगा सर कि काम में खतरा है, खतरे का बचाव लेना है, ये करना है वो करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट, जो सबसे सुटेबल डॉक्यूमेंट है। तो कह रहा है सर कि केयरफुल असेसमेंट, मतलब रिस्क असेसमेंट बनवाइए, काफी सावधानी के साथ, काफी बारीकी का ध्यान रखते हुए रिस्क असेसमेंट बनवाया जाएगा। एंड प्लानिंग ऑफ द वर्क, और काम की प्लानिंग हम उस हिसाब से करेंगे टू एलिमिनेट हजार्ड वेयर पॉसिबल, यानी कि काम को करने का एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिसमें हजार्ड को लगभग समाप्त किया जा सके। कौन सा हजार्ड? जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में खड़े होकर तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग अपने ऊपर ही गिर गई, पता चले बिल्डिंग तोड़ रहे हैं बगल में गिर गई, तो ये जो खतरे इनको समाप्त करने का तरीका ढूंढो। जो हम लोग देखते हैं मेनली क्या है भाई कि मैनुअली तोड़ रहे हैं चाहे मशीन से तोड़ रहे हैं, तो मशीन का तो यूज कर रहे हो तब भी बहुत बार देखो आप वीडियो में कि बिल्डिंग तोड़ी बस बिल्डिंग मशीन के ऊपर ही गिर गई। मैनुअल तोड़ रहे हैं तब तो और खतरा है। तो वही कह रहा कि कुछ ऐसा तरीका अपनाइए जो उसके खतरे को समाप्त कर रहा हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? क्यों ना हम डेमोलेशन का एक ऐसा मेथड चूज करें, क्यों ना एक ऐसा तरीका चूज करें जिससे कि डेमोलेशन उस बिल्डिंग से काफी दूरी पर रह करके भी किया जा सकता हो, मतलब बिल्डिंग को तोड़ भी दें और एक अच्छा खासा डिस्टेंस हम मेंटेन कर लें, ये तरीका क्यों ना चूज करें। तो ये कह रहा सर सिलेक्टिंग अ डेमोलेशन मेथड, डेमोलेशन का एक ऐसा तरीका चूज करेंगे दैट कीप वर्कर्स फ्रॉम द एरिया सच एज लॉन्ग रीच मशीन और अ क्रेन बॉल। कह रहा है एक लंबी दूरी की मशीन का इस्तेमाल करेंगे या क्रेन बॉल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई, बिल्डिंग को तोड़ेंगे भी और हम एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। आइए आपको क्रेन बॉल का थोड़ा सा फंक्शन दिखाते हैं, होता कैसा है, आपको देख करके थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्रेन बॉल का फंक्शन कैसे होता है। सिंपली बिल्डिंग को तोड़ेंगे, क्रेन होती है, क्रेन में एक चेन के सहारे एक पत्थर, लोहे का, मेटल का बड़ा सा बॉल या ब्लॉक फिट किया जाता है, फिर उसको पेंडुलम की तरह से झुला करके बिल्डिंग पर हिट करते हैं, तो बिल्डिंग को क्या करता है, तोड़ देता है। देखिए क्रेन बॉल का यूज जितना आप देख रहे हैं कि बेहतर है, चाहे बढ़िया लग रहा है, यूज करने में आसान है, इसके खतरे भी काफी हैं। अगर आसपास के एरिया को बैरिकेड नहीं किया गया है तो क्या नुकसान हो सकता है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा।
ये भी क्रेन बॉल है, वो एक तरफ नहीं जा रही, वो जा रही है तो फिर रिटर्न भी आ रही उसी रफ्तार पे। आई बगल से गाड़ी जा रही थी, उसको हिट के गाड़ी पूरी तो ये चीज है। तो एक तरह से क्रेन बॉल वगैरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट आपने देखा कि क्रेन बॉल का इस्तेमाल करना कितना सेफ है, तो उससे कितने खतरे भी हैं। क्योंकि अगर एरिया बैरिकेड नहीं है, चाहे आसपास में गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाली गाड़ियों को हिट कर दे, जो अपने लिए नुकसान हो सकता है, वो चीज रहेगी। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है सर, प्रॉपर वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। और एक बात समझिए सर, आपने वीडियो में देखा है कि जब डेमोलेशन होता है तो कितना धूल उड़ता है। अब होता क्या है कि कुछ केसेस में कुछ वर्कर्स या कुछ लोगों को वहां पर डेमोलिशन के दौरान रहना पड़ता है, तो अब उस केस में उनको ऑक्सीजन तो चाहिए, या जो लोग डेमोलिशन कर रहे हैं मशीन के अंदर बैठ करके वहां पर धूल धक्कड़ जाएगी तो दिक्कत होगी। फिर तो ये कह रहा है सर दैट प्रॉपर वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर, यानी जो भी वर्कर्स काम करने के लिए गए हैं वहां पर मौजूद हैं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। मतलब जब वो काम करें तो उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे, इस बात का ध्यान देना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको इस बात का ध्यान देना होगा। ये चीज रहा। फिर क्या कर रहे हैं सर, अब बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आपको बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कहा जाए भाई कि 12 फ्लोर की बिल्डिंग है और 3 फ्लोर तोड़ना है, तो कहां से तोड़ेगा, नीचे से कि ऊपर से? भाई जैसे बात है ऊपर तोड़ेंगे, पता चले नीचे से तोड़ेगा पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, वो तो करोगे नहीं आप, आपको ऊपर चढ़ के तोड़ना पड़ेगा। तो जब आप 12 फ्लोर की बिल्डिंग के 3 फ्लोर को आप तोड़ने के लिए चढ़े होगा, तो आप वर्क हाइट पे नहीं गए हो, अरे आप 9 फ्लोर की बिल्डिंग को आप चढ़े हुए हो। तो ये कह रहा सर कि अगर ऐसा केस है तो एलिमिनेट करिए और कंट्रोल वर्क एट हाइट, यानी कि अगर ऐसा केस है तो या तो वर्क एट हाइट पे जाइए ही मत, लेकिन अगर जा रहे हैं तो पूरा वर्क एट हाइट को कंट्रोल करिए। मतलब जो खतरा है उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस वगैरह लेकर के ही काम को करेंगे, इस बात का ध्यान आपको देना होगा। ये चीज आप करते हैं। अब एक बात समझिए, बिल्डिंग को आप तोड़ोगे, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कितनी पावर आपको चाहिए, ये कैसे अंदाजा लगाएंगे आप? किसी बिल्डिंग को अगर तोड़ना है तो उस बिल्डिंग को तोड़ने में कितनी पावर लगेगी, इस बात का अंदाजा कैसे आप लगाओगे? मतलब बड़ी बिल्डिंग है तो ताकत ज्यादा लगेगी। हमने अगर बिल्डिंग बना दिया कागज की, तब मान लीजिए जैसे होता है ना विसर्जन वगैरह में बनाते हैं लोग, एकदम ऊंचा ऊंचा लकड़ी कागज फूस वगैरह का बना करके। देखिए है क्या सेंस, जब आप बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे हो तो बिल्डिंग या सीमेंट है, सरिया, इसकी एक एज होती है, इतना तो तय है। छत को बनाने में कितना कंक्रीट या कितना जिसे रेशियो क्या लगता है, इसका अंदाजा भी आपको है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके आराम से निकाला जा सकता है कि इस बिल्डिंग की ताकत कितनी बची है, कितना है, और तोड़ने में कितनी क्षमता हमको चाहिए। तो जब बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि गए रैंडम उठा तोड़ना चालू कर दिया, कभी नहीं। बिल्डिंग को जब भी तोड़ना होगा तो उसका सर्वे करवाया जाता है, बिल्डिंग की पूरी सर्वे होगी, इंजीनियर्स वगैरह की मदद से बिल्डिंग की पूरी जांच की जाती है, प्रॉपर सर्वे किया जाएगा। किसके लिए? टू एक्सेस, ताकि पता लगाया जा सके स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि जिस बिल्डिंग को हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मजबूती क्या है, स्टेबिलिटी वह कितना स्थिर है। देखिए एक होता है स्ट्रेंथ और दूसरी होती है स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो स्टेबिलिटी का मतलब समझिए फ्लेक्सिबिलिटी, कि जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं वो चीज मजबूत है, लेकिन क्या वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। जैसे गांव में अगर आप सिंपल समझो, देखो एक होता है चौकी, होती है खाट, सही है। खाट मजबूत होती है कि कमजोर होती है? अरे स्ट्रेंथ तो है ना उसमें भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टेबिलिटी उसमें नहीं है। आप उस पर जैसे कूदोगे वो नीचे धसेगी, ऊपर उठेगी। लेकिन जो आपका चौकी है उसका क्या हिसाब है, वो स्टेबल भी है और स्ट्रेंथ भी उसमें है। तो मायने रखता है कि स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। पता चला बिल्डिंग को मार के तोड़ रहे हो, बिल्डिंग टूटे ना लेकिन लगे झूलने, अगर दिक्कत हो सकती है। तो
वही बात कह रहा है सर, स्ट्रक्चरल सर्वे करवाया जाना चाहिए, बिल्डिंग का पूरा सर्वे करवाएंगे ताकि एक्सेस किया जा सके, मतलब पता लगाया जा सके स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग की मजबूती का और स्थिरता का पता लगाया जा सके जिस बिल्डिंग को तोड़ना है। प्रॉब्लम ये है सर कि हो सकता है कि हम जिस बिल्डिंग को तोड़ रहे हो उस बिल्डिंग का इंपैक्ट ही इतना ज्यादा हो कि वो आसपास की बिल्डिंग को भी तोड़ दे, हो सकता है। तो अब अगर ये ऐसा केस है देन आपको केवल उस बिल्डिंग का सर्वे नहीं करना होगा, उसके आसपास या उसके साथ लगी हुई जितनी बिल्डिंग है उनका भी सर्वे आपको करना होगा। तो वही कह रहा एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, एडजेसेंट का मतलब होता है सटे हुए या लगे हुए, जो सटे हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनका भी आपको क्या करना होगा भाई, सर्वे करना या करवाना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद अब मान लीजिए कि भाई हमको सारे फ्लोर्स को नहीं तोड़ना है, मैंने बोला भाई 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर को ही केवल हमको तोड़ना है, लेकिन बाकी को 9 को बचाना है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप लोग सेटरिंग डिसेटरिंग का काम देखे होंगे, जब घरों को बनाया जाता है तो फ्लोर, जमीन और फ्लोर के बीच में बांस वगैरह लगा करके सपोर्ट दिया जाता है, मेनली वही सिस्टम प्रॉपिंग और सपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है। उसी सिस्टम को प्रॉपिंग और सपोर्टिंग कहते हैं, बशर्ते आप लोग बांस वगैरह का देखें, वहां पर हाइड्रोलिक जैक वगैरह की मदद से काम हो किया जाता है, मेटल की पाइप्स होती हैं मेनली। सर प्रॉपिंग एंड सपोर्टिंग में भी नेसेसरी टू प्रिवेंट कोलैप्स, यानी प्रॉपिंग सपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि छत को गिरने से बचाया जा सकता हो। आइए आपको दिखाते हैं प्रॉपिंग सपोर्टिंग होता कैसा, दिखता कैसा, दिखाते हैं आपको। चलिए, ये कुछ होता है प्रॉपिंग सपोर्टिंग सिस्टम। आप देख रहे हो कि मेटल के रॉड्स हैं जिनमें क्लिप वगैरह की मदद से इसको छत को बेसिकली सपोर्ट दिया जाता है ताकि छत जो है कोलैप्स ना करे। तो ये आपका मेनली कह रहा है सपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कब, जब कभी भी आप बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जा रहे हो तब, ठीक है। फिर आइए, तो ये सिस्टम आपका रहेगा, क्लियर। चलिए देखते हैं अब आगे। फिर क्या कह रहे हैं भाई, अब एक बात समझिए, जिस फ्लोर को आप तोड़ रहे हो, मान लो कि आपने 12 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, ठीक है, 12 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, जब आपने 12वें फ्लोर को तोड़ा तो उसका सारा मलबा कहां पर गिरा, 11वें नंबर पे। जब आपने 11वें को तोड़ा तो सारा मलबा कहां पे गिरा, 10वें फ्लोर पे। 10वें फ्लोर पे जो मलबा गिरा वो कौन कौन से फ्लोर का है, 12 और 11 दोनों का है। जब आप 10वें को तोड़ोगे तो सारा मलबा गिरेगा 9वें फ्लोर पे, जिसमें 12, 11 और 10 तीनों का मलबा होगा, प्लस जो लोग खड़े होंगे वो होगा, प्लस जो मशीन लेके आप तोड़े वो होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मलबा इतना ज्यादा हो कि 9वें फ्लोर को ऑटोमेटिकली अपने वजन से ही तोड़ दे? 3 फ्लोर का मलबा अगर एक ही फ्लोर पे गिर गया तो ऐसा हो सकता है कि वो चौथा फ्लोर ऑटोमेटिकली टूट जाए? पॉसिबल है, हो सकता है, बिल्कुल। तो वही कह रहा है कि आप जब छत पर सामान रख रहे हो, छत की कैपेसिटी है, ऐसा थोड़ी का ऊपर एकदम बढ़िया सा छत बनवा ले तो उस पर हेलीकॉप्टर लैंड करवा दीजिएगा, वो छत लेके आ जाएगा नीचे, सही है। तो अब सबसे पहले जब आप छत के ऊपर सामान रखोगे या छत के ऊपर जब आप वेट डालोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सेस द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोर, फ्लोर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का पता लगाइए। पहली चीज पता करिए कि छत की मजबूती क्या है और कितना, देखिए वो बना है सरिया सीमेंट से, तो ऐसा नहीं कि आप वेट पड़ेगा तो तुरंत क्रैक करके टूट जाएगा। आप देखते हैं कि लकड़ी भी जो होती है, जिसे पटरा वगैरह भी होता है, तो एक वेट पड़ने के बाद वो क्या होता है, उसके वो जैसे बोलते हैं लपकना, जो क्या लचकना स्टार्ट करता है, उसके बाद अगर वो वजन पड़ेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वो लचक भी उसमें अगर आ रही है तब भी तो दिक्कत है, यानी कि वो अब टूटेगा। तो अब वही चीज कह रहा है कि एक्सेस द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोर, फ्लोर की जिस छत पर आप सामान रख रहे हो, जिस छत को तोड़ रहे हो, उसकी मजबूती और स्थिरता दोनों पता करिए, मतलब कितना वेट डालने पर ये अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा, इस बात का भी अंदाजा लगाइए, इस बात को कैलकुलेट करिए। किसके लिए, टू इंश्योर, ताकि ये बात सुनिश्चित हो सके दैट प्लांट मशीनरी एंड डेबरीज, डेबरी का मतलब होता है कूड़े करकट से, मेनली गार्बेज होता है, डेबरी बोलते हैं अंतरिक्ष में जो कचरा होता है, मेनली इसके लिए वर्ड प्रॉपर कोट किया जाता है। तो कह रहा है सर, इंश्योर दैट प्लांट मशीनरी एंड डेबरीज पुट ऑन दोज फ्लोर्स डू नॉट एक्सीड देयर टॉलरेंस। कह रहा है कि जो भी मशीन, कूड़ा कचरा, जो भी प्लांट, आप जो भी चीज, भाई आप बिल्डिंग को तोड़ोगे जब,
उसी छत के ऊपर तो सारा सामान आपका रहेगा, उनका वेट अलग, लोग है उनका वेट अलग, कचरा है उसका वेट अलग, तो छत पर ओवरऑल देखिए तो वेट तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना वेट अगर डाल रहे हैं छत पे तो छत टूटेगी नहीं, इसका पता लगाना होगा। ऑन दोज फ्लोर डू नॉट एक्सीड देयर टॉलरेंस, ताकि पता चले कि भाई जो लोड आप रख रहे हो वो उस छत की क्षमता से ज्यादा तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर वो लोड छत की क्षमता से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ओवरऑल जो छत है वो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, जो फ्लोर है वो क्रैक करके हो सकता है पूरा फ्लोर ही जो है ऑटोमेटिकली टूटे, पूरा का पूरा छत जो है वो नीचे धंस सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे जैसे होता जा रहा है कचरे को धीरे धीरे वहां से हटवाते जाएंगे, उसे वहां रखा नहीं जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बिल्डिंग को आप तोड़ने के लिए आए हो, सही है, आप छत को तोड़ रहे हो, तो जब छत को आप तोड़ोगे, चाहे बिल्डिंग को आप तोड़ोगे, मान लो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग चल रही है, तो उसमें गैस पाइपलाइन, गैस का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबका सप्लाई होगा। तो इनको अगर कनेक्शन अगर इसका है और इसको अगर हम कनेक्शन कट ना करें, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत भाई, क्या प्रॉब्लम होगी? मान लीजिए कि अगर गैस पाइपलाइन है, वहाँ पे अगर नहीं गैस उसका कटिंग करेंगे तो पाइपलाइन का तो फिर वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। हाँ, यानी कि अगर गैस पाइपलाइन है, नहीं करेंगे तो गैस लीक होगी, ब्लास्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है तो भाई बिजली का झटका भी लग सकता है। अगर पानी का पाइपलाइन है, नहीं किए तो पानी की पाइपलाइन टूटेगी तो क्या होगा भाई, पूरे के पूरे जगह पे कचरा जो है वो फैलेगा, उसकी बाद अलग दिक्कत होगी, वो अलग चीज, सही है। अब यही कह रहा है सर, दैट डिस्कनेक्शन ऑफ सर्विसेज सच एज गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यानी कि जो भी सर्विसेज होंगी, गैस का कनेक्शन हो गया, बिजली का हो गया, पानी का हो गया, जो भी आप देख रहे हो, उन सब का कनेक्शन कट किया जाना चाहिए। कब? काम के दौरान या बाद? काम के पहले, यानी डेमोलिशन का काम स्टार्ट करोगे उसके पहले ये सारी चीजें क्या होंगी भाई, आपको क्लियर करवा लेनी होंगी, आपको ध्यान देना है। फिर उसमें से कचरा निकलेगा, बिल्डिंग तोड़ेंगे तो बेसिकली कचरा निकलेगा, तो कचरे का क्या करेंगे आप, कचरे का क्या किया जाएगा, ये कब डिसाइड होगा, बिल्डिंग तोड़ने के बाद या पहले? आपको पहले डिसाइड करना होगा। क्यों? अगर आपके पास पहले से प्लान है कि हाँ सर बिल्डिंग को तोड़ते वक्त इस चीज को करना है, ऐसे करना है, तब तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से प्लान नहीं है कि क्या करना है, नुकसान ये होगा कि आप बिल्डिंग को तोड़ने को तोड़ देंगे, लेकिन फिर वही है कि कचरा हर जगह आपका फैलेगा। तो वही कह रहा सर, दैट रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एनी हजार्डियस मटेरियल, कोई भी अगर हजार्डियस मटेरियल निकलता है उसमें, जैसे एस्बेस्टस हो गया, चाहे पुट्टी वगैरह निकलती है, कांच के टुकड़े निकले, इनका आप क्या करिएगा? तो ये कह रहा है कि रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एनी हजार्डियस सब्सटेंसेस, रिमूवल हटाना, डिस्पोज ऑफ मतलब है डिस्ट्रॉय करना। आपको पहले प्लान करना होगा कि जो भी हजार्डियस मटेरियल, जो भी खतरनाक सामान मिलेगा, उसको आप कैसे यहां से हटाओगे, कैसे आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, इन सभी को आपको डेमोलिशन के पहले ही प्लान करना होगा। यानी कि भैया अगर ये मटेरियल निकलता है तो इसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी, समझाना होगा। एस्बेस्टस वगैरह ऐसा नहीं कि आप उसको जला करके खत्म कर लोगे। चलो मान लो इन केस में आप कोई चीज जलाते हो तो क्या उससे एनवायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा, एनवायरमेंट भी बर्बाद होगा। तो आपको एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसे जला नहीं सकते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना होता है। फिर क्या कर रहे सर, दैट सिक्योरिंग द साइट। अब एक बात बताइए, जैसे आपने देखा अभी वीडियो में कि बिल्डिंग तोड़ रहे, सब गाड़ी आई, गाड़ी को टक्कर लगी, गाड़ी उड़ गई दूर तक, क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ क्यों? गाड़ी पास में गई क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि एरिया को बैरिकेड नहीं किया गया था। एरिया बैरिकेड था नहीं तो किसी को पता था नहीं। अरे आप क्या काम कर रहे हैं वो आपको पता है, सबको थोड़ी पता है। अगर एरिया बैरिकेड होता तो लोग सावधान होते, उधर नहीं जाते, लेकिन आपने ऐसा काम किया नहीं, आपको लोगों की सेफ्टी से कुछ लेना देना नहीं था। नतीजतन वो गाड़ी आई, गाड़ी चल रही थी, उसमें लोग रहे होंगे, इतना जोरदार हिट हुआ, गाड़ी उतनी दूर तक उछली है, तो हो सकता है लोग मरे भले ना हो, लेकिन इंजरी अच्छी खासी हुई होगी। तो वही कह रहा सर, दैट सिक्योरिंग द साइट विद फेंसिंग, साइट को सिक्योर करिए फेंसिंग से, टू क्रिएट अ बफर जोन, यानी साइट को सिक्योर करिए ताकि एक फेंसिंग के माध्यम से, फेंसिंग मतलब एरिया बैरिकेड करवाइए ताकि एक बफर जोन क्रिएट किया जा सके। बफर जोन का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें काम करने वालों के अलावा दूसरा कोई मौजूद नहीं रहेगा, एक ऐसा क्षेत्र बनाइए। एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल, और अनऑथराइज्ड पीपल की एंट्री पर बैन लगाइए। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या है कि जिसका काम नहीं है उसे एंट्री
नहीं दी जाएगी। अनऑथराइज का मतलब होता है जिसे परमिशन ना हो, या जो ऑथराइज पर्सन, जिसे अथॉरिटी ने परमिशन ना दी हो, उसका मतलब होता है भैया सीधा हिसाब कि जिसका काम नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता है। तो अगर एरिया बैरिकेड रहा होता तो क्या उस गाड़ी के साथ वो टक्कर भी होती? दूर से दिख जाता भैया एरिया बैरिकेड है, उस साइड से अपना निकल जाता, चाहे डाइवर्जन होता तो आगे से जाकर के भाई अपना देखते वो, तो उसका हादसा तो नहीं हुआ होता। इन बातों का आपको ध्यान देना है। फिर देखिए, काम करने के लिए आप मशीनरीज का या इक्विपमेंट का आप यूज कर रहे हो, सही बात है। अगर काम करने के लिए जो मशीन या इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो अगर वो खराब हो, डैमेज हो, काम के दौरान ही अगर टूट जाए, कोई मतलब कोई दिक्कत होगी? क्या दिक्कत है? इंजरी आ सकती है उससे। अगर काम के दौरान, काम के बीच में अगर टूटता है तो हो सकता है कि वो काम करने वाले को ही नुकसान पहुंचा दे, या हो सकता है दूसरे को नुकसान हो। जैसे मान लो जैसे ये था क्रेन बॉल का ही मान लीजिए, जिस चेन से वो बधा है, अगर वो चेन क्रैक हो पहले से, वो जैसे पेंडुलम की तरफ से झुलाया, पता चले तोड़ना था बाएं की तरफ और वो टूट के चला गया दाहिने, यानी तोड़ना था किसी और को, चला गया किसी और बिल्डिंग में, नुकसान है। तो कह रहा है सर दैट ऑल वर्किंग प्लेटफॉर्म, ऑल वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब काम करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या आइटम जो भी आप यूज कर रहे हो, मस्ट बी इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, वो सब के सब चालू हाल में हो, मतलब प्रॉपर वेल मेंटेन्ड हो। ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस सही कई साल का हुआ बस ले गए काम करने, या तो चला नहीं या चला तो बीच में हो गया खराब, तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? डैम्प डाउन विथ वाटर स्प्रे। एक बात बताइए, जब गांव घरों में आप लोग रहते हो, चाहे शहरों में की बात करें अगर, तो जब धूल उड़ती है गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा, तो धूल को शांत करने के लिए आप क्या करते हो? पानी का छिड़काव करते हैं। सबसे बेसिक सा फंडा है भाई, पानी जैसे धूल उड़ेगी उस पर पानी छिड़क देंगे, पूरा पानी क्या होगी, वो बैठ जाएगी। डेमोलेशन में धूल कितनी उड़ रही है? बहुत अधिक उड़ रही है। जो आपने देखा ना बिल्डिंग जो ट्विन टावर तोड़ा गया, उसको तोड़ने से पहले 3 दिन तक पानी से भिगोया गया था उसको, उसके बाद वो इतना धूल निकला है। सोचिएगा उसको भिगोए नहीं होते सब, तब हुआ होता कार्यक्रम का देखा। तो सेंस क्या है कि भाई बिल्डिंग को तोड़ने से पहले या जब आप बिल्डिंग को तोड़ रहे हो तब आपको वाटर स्प्रे सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा, ताकि धूल को बैठाया जा सके, धूल ऊपर हवा में और न उड़े, या धूल को कम किया जा सके। भाई बिल्डिंग तोड़ोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धूल न उड़े, लेकिन धूल का अमाउंट काफी कम किया जा सकता है। तो वही कह रहा सर दैट डैम्प डाउन विथ वाटर स्प्रे। डैम्प डाउन मतलब है गीला करिए, भिगो दीजिए विथ वाटर स्प्रे, पानी के स्प्रे से, पानी की फुहारे से, टू रिड्यूस डस्ट, यानी डस्ट को कम करने के लिए, धूल को कम करने के लिए, जिस बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हैं उसे पानी से पूरा क्या करेंगे भाई, भिगा देंगे, ताकि क्या हो सके, धूल ज्यादा न उड़े। इस बात को आपको ध्यान में रख के काम को करना होगा। ये चीज रही क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया भाई कि तो मिट्टी को गीला वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर काम को उसको तोड़ेंगे बिल्डिंग वगैरह को। ठीक है, फिर आइए, बिल्डिंग टूटी है, कचरा पूरा इकट्ठा हुआ है और कचरे का पहाड़ लगा है, ढेर नहीं पहाड़ लगा है पूरा। अब उस कचरे के पहाड़ को आप करिएगा क्या? हमें उसे साफ करना है जल्दी और तेजी के साथ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, सेफली और तेजी से। सही है? तो ये कह रहे हैं स्टैकिंग एंड कैरिंग अवे, उसके स्टॉक कर इकट्ठा करवाइए और या ढोइए। और क्लियरिंग ऑफ डेब्रिज मतलब कूड़े कचरे को आप हटवा रहे हो, साफ करवा रहे हो, आप ढो रहे हो, जो आप कर रहे हो, मस्ट बी सिस्टमेटिकली एंड क्विकली डन। वो एक सिस्टम से होना चाहिए और काफी तेजी के साथ होना चाहिए। सिस्टम का मतलब क्या है, हमें पता हो कि हम इसे डाल कहां रहे हैं, कहां पर डालना, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, वो यहाँ पर जाकर के ये गड्ढा इस गड्ढे में भरना है, चाहे जो करना है वो पूरा प्रॉपरली आपके पास तैयार होना चाहिए। तेजी के साथ करना और एक सिस्टम के साथ होना चाहिए। साफ क्यों करोगे? जब आप जगहों को साफ करोगे तो दो चीज होंगे, पहला जो खतरे हैं वर्क प्लेस पर उन कचरों की वजह से वो बचेगा, दूसरा जब कचरा हटेगा तो वर्क प्लेस पर जगह मिलेगी आपको काम करने की। सही है? तो ये कह रहा सर बिकॉज दिस विल इंश्योर सेफ्टी एज वेल एज प्रोवाइड स्पेस फॉर वर्किंग, यानी कि ये क्या करेगा सर, ये सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा, यानी वर्कर्स ज्यादा सेफ एंड सिक्योर इस बात को सुनिश्चित करेगा, और साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा भाई क्या, दैट आपको काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिल रही होगी, मतलब काम करने के लिए आपको इनफ प्लेस ही आपको देगा, यह भी इसमें सुनिश्चित
किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जाएगा, ये काम रहेगा। उसके अलावा अब आप देखेंगे भाई बिल्डिंग को तोड़ा गया तो उसमें से सरिया निकला होगा, कीले निकले होंगी, कांच निकला होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं से है, क्योंकि क्या हो सकता है भाई इधर उधर आप फेंको, आपके पैर में चुभ जाए, चाहे लग सकता है पैर में, दिक्कत होगी। तो वही चीज कर रहा है सर, दैट ऑल मटेरियल, सारे मटेरियल जैसे कि ब्रोकन ग्लासेस, नेल्स एंड सच वांटेड अनवांटेड ऑब्जेक्ट, यानी नेल का मतलब है कीले हो गई, ग्लास टुकड़े, कांच के टुकड़े हो गए, कि क्या है सर, इस तरीके की जो भी चीजें होंगी मस्ट बी केयरफुली स्टैक्ड, इन्हें काफी सावधानी के साथ इकट्ठा करना होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर होती है तो इन्हीं कील और कांच के टुकड़ों से होती है। होता क्या, इधर उधर फैले रहते हैं। नॉर्मली अगर मान लीजिए सेफ्टी शूज पहना है बंदा तब तो सेफ है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति गया जो शूज वगैरह नहीं पहना हो, क्या होगा, पैर में चुभेगा। तो इनको कायदे से इकट्ठा करना है एक जगह, और इधर उधर लापरवाही से फेंकने का काम नहीं करना, इनको कायदे से इकट्ठा करना होगा। इंस्टेड नॉट थ्रो अवे हैफहजार्डली, यानी लापरवाही के साथ इधर उधर न फेंकें, ताकि सो दैट इंजरी टू वर्कर इज अवॉइडेड, ताकि वर्कर्स को इंजरी होने से बचाया जा सके। आप खुद सोचो, वर्क प्लेस पर काम हो रहा है, जो भी कांच या कील निकली है उसको आपने एक जगह इकट्ठा रखा है, क्या हो सकता है कि लोगों को उससे दिक्कत हो? इकट्ठा करके रखें तब, मतलब जो भी जहां से सारा उठा करके एक जगह इकट्ठा की हो, दिक्कत हो सकती है लोगों को, फिर उससे बहुत कम चांस है कि हो। लेकिन अगर वही चीजें आप निकाल के फेंकते गए इधर उधर, पूरा वर्क प्लेस में फैला कर रखे हो, तब बिल्कुल हो सकता है भाई। तो वही कह रहा है कि कभी भी फेंकना नहीं है उसे इकट्ठा करिए और फिर आप उसके बाद ही आप काम को करो। अब एक बात समझिए, डेमोलेशन का काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए हमको लाइट चाहिए कि फिर आंख बंद करके भी काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट तो चाहिए। डेमोलेशन का काम दिन में चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिन में चल रहा है तो लाइट तो वैसे ही नेचुरल लाइट अपने पास है। लेकिन अगर डेमोलेशन का काम रात में हो रहा हो तब तो लाइट चाहिए भाई। तो अब यही बात यहां पर कही जाएगी, क्या, दैट प्रॉपर इल्यूमिनेशन, यानी प्रॉपर लाइटनिंग हमें चाहिए ही चाहिए। तो कह रहा है नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे नेचुरल लाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, मस्ट बी प्रोवाइडेड, दिया गया होना चाहिए विद इन द एरिया ऑफ डेमोलेशन। मतलब जहां पर हम डेमोलेशन कर रहे हैं उस क्षेत्र में प्रॉपर लाइट होना चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो भाई कैसा हो, नेचुरल हो। मतलब या तो दिन में करो, और अगर रात में करना है तो भाई वही चीज है, क्या करना होगा आपको, प्रॉपर लाइट लगाइए, उसके बाद फिर आप काम चालू करवाइए। हमको लाइट से मतलब है चाहे दिन का हो चाहे रात का, लेकिन हमको प्रॉपर लाइट चाहिए ही चाहिए, ये रहेगा। उसके अलावा जो लोग काम करने गए उन्हें काम के रिलेटेड यानी वर्क रिलेटेड पीपीज भी देने होंगे। तो एक सर सुटेबल पीपीज, काम के रिलेटेड जो भी पीपीज है वो आपको देने होंगे, जैसे कि हार्ड हेड तो सबसे कॉमन हो गया। चलिए कुछ पीपीज की बात करते हैं जो वर्क प्लेस पर इस केस में चाहिए। जैसे पहला हो गया हार्ड हेड, डस्ट मास्क, गॉगल्स हो गए, डस्ट गॉगल्स होते हैं, डस्ट मास्क हो गया आपका, ईयर प्लग वगैरह भी चाहिए क्योंकि शोर शराबा होगा, रिफ्लेक्टिव जैकेट होगा, सेफ्टी सूट, ये तो कंपलसरी है। वो उसके अलावा जो लोग चुनेंगे कील को कांच को चुनेंगे उनको ग्लव्स भी चाहिए। तो ये कह रहा सब जो कॉमन है उनको तो दिया जाना चाहिए, जैसे कि डस्ट मास्क, सेफ्टी बेल्ट, ईयर प्लग या ईयर मफ एंड सेफ्टी शूज एंड सूट्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इन्हें दिया जाना चाहिए। मस्ट बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल होना चाहिए बाय द वर्कर इंगेज इन डेमोलिशन, वे वर्कर्स जो डेमोलिशन के काम में लगे हुए हैं। इन चीजों का या इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। बात क्लियर है? ठीक, ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हो डेमोलिशन के दौरान तो जो खतरे हैं, जो नुकसान हो सकता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें रहेंगी। बाकी इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक भी जिस पे आपको समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।